नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में प्रोफेसर हूं। तो आप लोगों के लिए एक आज बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि एनटीए वीजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हम ये 7 बिग मिस्टेक करते हैं। 7 बिग मिस्टेक, ये क्या है, कौन सा मिस्टेक है? सबसे पहली बात, हम जो है ठीक है, जो कंटिन्यूअस पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या समझते हैं कि पार्ट टाइम पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पार्ट टाइम के लिए है। कैसे पार्ट टाइम? जब परीक्षा फार्म आएगी और परीक्षा फार्म भर देंगे और जब एग्जामिनेशन आएगी उसी समय 10 दिन 15 दिन हम तैयारी करेंगे। ये हमारा सबसे पहला मिस्टेक है। आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर इनका जो बेस होगा ना क्लियर होगा। दूसरी बात, हमें एक बेस्ट नोट्स बनानी है। नोट्स का भी एक नोट्स बनानी है, ठीक है। तीसरी बात, आपको हमेशा मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इस तरह से हमें 7 प्रकार से ठीक है, हमको कंटिन्यूअस बनाए रखना है और साथ ही साथ आपको ये 7 बिग मिस्टेक नहीं करना है। और उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप केवल 5-6 दिन बचा है, 5-6 दिन ही बचा है, ठीक है। उसकी तैयारी कैसे करें? आपने 7 बिग मिस्टेक किया, उसके बावजूद भी आप एनटीए वीजीसी नेट के साथ साथ जेआरएफ भी दोनों क्लियर कर सकते हैं। और मैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं जहां से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। पूछे जाने की 100% संभावना है। अभी तक के इतिहास रहा है हमारा, इतने वर्षों का अनुभव रहा है कि जो हम लास्ट में पढ़ाते हैं वो क्वेश्चंस आता है। आपने 7 बिग मिस्टेक किया, उसके बावजूद भी मैं कभी 7 बिग मिस्टेक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये थंबनेल देखकर घबराइए मत, ठीक है। ये थंबनेल जो है आपको उसी में से एक बिग मिस्टेक को जो है दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन लेकर आए। ये हमारे लिए चैलेंज भी है, हमारे लिए सॉल्यूशन भी है। तो चलो हम चलते हैं बहुत फटाफट बिना देरी किए, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चन है जो इस बार पूछ सकता है, ठीक है। तैयार है आप लोग? जो है आप लोग कमेंट्स जरूर लिखा करें भाई कि आपको कैसा लगता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक तो कर दें, कम से कम 1000 लोगों की ये व्यू आए और साथ ही साथ जो है 1000 लोगों को ये शेयर करें। इसी संकल्पना के साथ में आपको जो है ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जून 2026 में एग्जामिनेशन देनी है, तो आपको इसी तरह से जो बिग मिस्टेक है उसमें से आपको दूर करता है। 7 के 7 बिग मिस्टेक इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चंस पूछ सकता है। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन जो है, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? टीचर का अनुभव, सिलेबस समय पर पूरा होना, स्टूडेंट्स के उच्च अंक या स्टूडेंट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्रिटिकल थिंकिंग। देखिएगा ये जो 7 मिस्टेक है ना, ये 7 मिस्टेक इसी से जुड़ा हुआ है। 7 मिस्टेक आप मिस्टेक करते हैं। टीचर का अनुभव, इफेक्टिव टीचिंग है इफेक्टिव टीचिंग है, टीचर की विशेषता हो सकता है, टीचिंग की विशेषता हो सकता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन सही लग रहा है। सिलेबस समय पर पूरा होना जरूरी है, ये भी 7 मिस्टेक्स के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स के उच्च अंक, ज़्यादा अंक लाना हमारा टारगेट है, ये भी हमारा मिस्टेक्स ही है। स्टूडेंट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या लग रहा है, पॉजिटिव क्या लग रहा है, इसके बारे में देखिए। करेक्ट आंसर डी है। इफेक्टिव टीचिंग का उद्देश्य नॉलेज ट्रांसफर नहीं है, बल्कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन है। याद रखिएगा,
नॉलेज ट्रांसफर करना नहीं है। कि टीचर का काम ये नहीं है कि केवल आपको ज्ञान दे दे, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, उसको आप प्रकार के फॉर्मेटिव करना, ये भी निर्माणात्मक कहते हैं इसको जो है। जब छात्र कॉन्सेप्ट समझता है, न्यू सिचुएशन में अप्लाई करता है और क्वेश्चन पूछता है, ये 3 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 गलती में से ये गलती करते हैं, ठीक है, टीचर करता है, स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही इफेक्टिव टीचिंग कहलाती है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट जब समझते हैं, न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी को हम लोग जो है इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। जो अदर ऑप्शन क्यों गलत है, ये भी आपको दिमाग में करना है। अनुभव जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस दैट इज नॉट इक्वल टू इफेक्टिवनेस। सिलेबस कंप्लीशन मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, और मार्क्स कई बाहरी कारणों पर डिपेंड करता है। आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि ये सोच कर दे रहे हैं कि हमें हाई मार्क्स चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए, और ज़्यादा मार्क्स नहीं भी मिल पाता, कई कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको इसको ठीक से पढ़ना है। हमने जो है एक क्वेश्चंस जहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, विच रिफ्लेक्ट हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम। याद रखिएगा, कौन सा रिफ्लेक्ट जो है हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम देता है, तो याद रखिएगा इफेक्टिव टीचिंग है। इफेक्टिव टीचिंग ही आपके लर्निंग को आउटकम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की विशेषता कौन सी है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। टीचर सेंटर्ड टीचिंग जो है एक बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड जो है जरूर क्वेश्चन पूछेगा। टीचर डोमिनेट्स द क्लास, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। फिक्स्ड टीचिंग मेथड है, स्टूडेंट एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्शन करते हैं। आ गया वही से क्वेश्चन जो है, ठीक है। वो जो इफेक्टिव टीचिंग का ही पार्ट है, जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्टिव होकर जो है क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यही है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में छात्र एक्टिव होते हैं, याद रखिएगा, सोचते हैं, थॉट आता है। तीसरा, सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। टीचर फैसिलिटेटर बन जाता है, केवल मार्गदर्शक बनता है टीचर का काम, ठीक है। तो यहां पर गलत क्यों है, जो पहला ऑप्शन बताया था, ये जो पहला ऑप्शन बताया था, टीचर डोमिनेट्स द क्लास, दैट इज द टीचर सेंटर्ड मेथड। स्टूडेंट पैसिव होते हैं, ये भी पैसिव लर्निंग जो है ये क्या है, किसका है, टीचर सेंटर्ड मेथड का है, ठीक है। टीचर पैसिव होते हैं नहीं, बिल्कुल मार्गदर्शक होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। ये 3 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन है, दीर्घकालिक अधिगम के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सा है, ठीक है। यहां पर दीर्घकालिक अधिगम के लिए, अधिगम मीन्स लर्निंग, दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टाइम। सबसे प्रभावी प्रेरणा मोटिवेशन कौन से है, मोटिवेट कर रहा है। एक टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है। इसका मतलब नहीं है कि पनिशमेंट देगा, मोटिवेशन में पनिशमेंट का कोई लेना देना नहीं, यही है बिग मिस्टेक, ठीक है। ये टीचिंग में बिग मिस्टेक कहलाता है, ठीक है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ठीक है, बाह्य पुरस्कृत करना। फियर ऑफ टीचर यानी कि शिक्षक का भय, और स्ट्रिक्सिक मोटिवेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डी जो है, ठीक है। ये स्ट्रिक्सिक मोटिवेशन का अर्थ है लर्निंग फॉर सेटिस्फेक्शन। देखो हमने 3 बातें दे दिया है, यहां से इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। स्ट्रिक्सिक मोटिवेशन का मतलब होता है लर्निंग फॉर सेटिस्फेक्शन, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट का होना,
बहुत जरूरी है। ये सबसे स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग बहुत समय तक चलती है। यदि कोई स्टूडेंट्स को टीचर ऐसा पढ़ाए जो सेटिस्फेक्शन का होना जरूरी है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मन में ढेर सारे, यही मोटिवेशन का पार्ट है। ये मोटिवेशन में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा जो है शॉर्ट टर्म है, लर्निंग एंजाइटी बढ़ाता है। और अभी हम आपको जो है एक्सटर्नल एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। आप गूगल में सर्च कीजिए एक्सटर्नल वर्सेस जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल कौन सा है। हाईएस्ट जो है आपको पता है 6-7 स्टेप होता है। 6-7 स्टेप में सबसे लास्ट स्टेप होता है क्रिएशन। क्रिएशन इनका लक्ष्य है। लक्ष्य टारगेट 0 तक जाता है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए एक एक लाइन जो है, ठीक है, क्या है, इसको आप समझिए। यदि आप समझ जाते हैं तो ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो क्रिएशन है। ठीक है, ये जो स्टेप है, ठीक है, ये नॉलेज है, ज्ञान है, ये अबोध अंडरस्टैंडिंग है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, ये एनालिसिस है, ये सिंथेसिस है। ठीक है, फिर ये इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। और ये लास्ट स्टेप जो है, यही जो है आपको याद रखना क्रिएशन है। इसी प्रकार से आपको समझना सबसे हाईएस्ट है वो। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो है लर्नर सेंटर टीचिंग की ये हो गया। वही आ रहा है क्या जी? क्या हो गया भैया, छेड़ दिया मैं ब्लूम्स का। यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपडेटेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार रिमेंबर पहला आता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग आता है, तीसरा अप्लाई आता है, चौथा एनालिसिस होता है, पांचवा इसमें सिंथेसिस होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर क्रिएट होता है। क्रिएशन हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग को दर्शाता है। अच्छा, मैं ऊपर कर दिया था इसलिए आ रहा था ये। ठीक है, ए सी लोअर लेवल है, ए और सी से लेकर लोअर लेवल है। आप देखें इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है, यह आपके आज तक यूट्यूब चैनल में कोई इस तरह का प्रश्न नहीं बता रहा है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल देखिए, दिमाग हिल जाएगा। है इंक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नाम शब्द सुने होंगे। एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, सेम लर्निंग फॉर ऑल, कंपटीशन, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वल लर्निंग, इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, वो सब एक ही बात कहता है कि इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स, ये देना जरूरी है। इक्वल लर्निंग, सबको समान रूप से, चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा हो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है, ये हमारा चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए है। ठीक है, वो बड़े लोगों के लिए नहीं है, इसीलिए बड़े लोग हमको पसंद नहीं करते। ठीक है, हम भी गरीब टाइप के टीचर हैं, हमारा स्टूडेंट्स भी गरीब टाइप के टीचर स्टूडेंट है, लर्नर है।
और उन्हीं को हमें मुख्य मार्ग में लाने की जरूरत है। यही है सोशल जस्टिस। हम सोशल जस्टिस के ऊपर विश्वास करते हैं, हम संविधान के ऊपर विश्वास करते हैं, संवैधानिक व्यक्ति हैं, ठीक है। पूरा का पूरा कार्य सोशल जस्टिस के लिए है, ठीक है। यदि आप भी सोशल जस्टिस ग्रुप में आते हैं तो हमें जरूर कांटेक्ट करिए, आपको हम हर तरह से सहयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है। डाइवर्सिटी चाहिए है, बहुत सारे डाइवर्सिटी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी आता है। डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, मतलब डिसेबिलिटी जो कमजोर लोग होते हैं, जेंडर लिंग को, और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसी के अंतर्गत आता है। मैंने बताया डिसेबिलिटी, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अदर ऑप्शन स्पेशल एजुकेशन इग्नोर्स डाइवर्सिटी नॉट द एम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन द इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन भी इन्हीं के ऊपर आता है, ठीक है, कमजोर लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो है इंक्लूसिव चाहिए, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव हमें चाहिए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? सर्टिफिकेशन, रैंकिंग, सिलेक्शन, इंप्रूवमेंट थ्रू फीडबैक। इंप्रूवमेंट चाहिए, सुधार चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचिंग के दौरान होता है। ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। टीचिंग के दौरान होगा, फीडबैक देता है, लर्निंग इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव आएगा, फीडबैक आएगा, टीचिंग के दौरान आएगा। तो आप समझिएगा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सबमेटिव असेसमेंट से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। सबमेटिव का अलग अलग प्रकार का होता है। इसको सबमेटिव जैसे लग रहा है ऐसा नहीं। सबमेटिव में जो है आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इससे हट जाएगा, टीचिंग खत्म हो जाएगा, फीडबैक जरूरत नहीं है, ठीक है। लर्निंग इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, सीधा फेल और पास, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। लोकतांत्रिक कक्षा डेमोक्रेटिक क्लासरूम की विशेषता क्या है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लोकतांत्रिक नहीं है ये, ठीक है। टीचर अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं। नो रूल्स, ये भी लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन डायलॉग एंड पार्टिसिपेशन, डायलॉग भी जरूरी है, पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम में ये तीन चीजें पढ़िएगा। स्टूडेंट वॉइस होती है, उसकी आवाज होती है, यानी कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक मतलब बहुमत का विजय, ठीक है। यहां पर बहुमत राज करता है, ठीक है। इंटरैक्शन होता है, डेमोक्रेटिक में इंटरैक्शन होगा, है। स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा, टीचर उस प्रॉब्लम का समाधान करेगा। कभी समय पड़ता है तो टीचर स्टूडेंट से प्रश्न पूछेगा, स्टूडेंट उसका आंसर देगा। रेस्पेक्ट म्यूचुअल होती है, दोनों आपस में रेस्पेक्ट करते हैं। ये होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में बहुमत पहले याद रखना है, फिर स्टूडेंट वॉइस होता है, स्टूडेंट बोलेगा, उनको बोलने का अधिकार होगा। फिर इंटरैक्शन होता है, आपस में बात कर सकते हैं, आपस में नॉलेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। और तीसरा है रेस्पेक्ट म्यूचुअल होती है। और मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ ना, आप गलती मत करना। टीचर गलती करता है, 7 मिस्टेक्स, ठीक है, 7 मिस्टेक्स, 7 बिग मिस्टेक्स, ठीक है। लोकतांत्रिक तरीके से नहीं पढ़ाता, डंडा लेके पढ़ाता है, ठीक है, डंडा लेके पढ़ाता है ये। तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, ना ऐसा नहीं पढ़ाना है। हमारा चैनल जो है डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अनुसार ज्ञान क्या है? निर्णयात्मक सिद्धांत के अंतर्गत टीचर देता है ये ज्ञान। ज्ञान कौन देता है? टीचर देता है, बोलता है। टेक्स्ट बुक में फिक्स्ड होता है, स्टूडेंट स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है, जन्मजात होता है, सी कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। लर्नर अपने एक्सपीरियंस से मीनिंग बनाता है, ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। क्या करता है? लर्नर अपने एक्सपीरियंस से मीनिंग बनाता है, स्टूडेंट स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है,
और वो ज़्यादा सक्सेस होता है, महान बनता है, अच्छा लेखक होगा, अच्छा एजुकेटर होगा, समाज सुधारक होगा, जो अपने मस्तिष्क से सोच कर जो है काम करता है। ठीक है, पढ़ाई करने का तरीका ये नहीं है कि आपने पुस्तक को पढ़ लिया, पुस्तक को रट लिया। आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग में इसको फोल्डिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, नो सपोर्ट, ठीक है, परमानेंट हेल्प, टेम्परेरी सपोर्ट टिल इंडिपेंडेंस, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। यहां पर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेरी सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, कब तक? इंडिपेंडेंस टिल, इंडिपेंडेंस में होता है खुद ही स्थायी होता है, और समय पड़ता है तो सपोर्ट लेना पड़ता है, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये यागोसी की ZPD कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, व्यागोस्की की ZPD कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, जोन। ठीक है, जोन जो है, ये जो जोन होता है, हर चीज का अपना जोन होता है। छोटे बच्चे का अपना एक जोन होता है, एडल्ट का अपना एक जोन होता है, इसलिए इसको आपको पढ़ना चाहिए। शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है, बताइए जरा सा। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना, परीक्षा पास करना, डिसिप्लिन बनाए रखना, इंडिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना। ये इंडिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना, वीजीसी नेट हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करता है, याद रखिएगा, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य। ठीक है, AI असिस्टेड रिसर्च। अब रिसर्च में आते हैं दोस्तों, रिसर्च से क्वेश्चन जो है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शायद समय हो गया, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तब जाके मजा आएगा। AI असिस्टेड रिसर्च जैसे ChatGPT, AI टूल्स के उपयोग में सबसे बड़ा एथिकल मुद्दा क्या माना जा रहा है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, शोध की गति बहुत तेज हो जाता है, शोधकर्ता की भूमिका समाप्त हो जाता है, लेखकता यानी कि ऑथरशिप और जवाबदेही का स्पष्ट होना। भैया, यदि मान लीजिए ChatGPT जो जानकारी गलत दे रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेह कौन होगा? ठीक है, ये ऑथरशिप किसका होगा, यही विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। AI टूल टेक्स्ट कोड एनालिसिस में मदद कर सकता है। AI जो है, AI टूल जो होता है टेस्ट में मदद कर सकता है। ठीक है, उसका कोड में कोई कोडिंग कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, लेकिन वे जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुख्य समस्या यह है, AI को ऑथर नहीं माना जा सकता। गलती होने पर उत्तरदायी कौन होगा? ओरिजिनलिटी और प्लेजरिज्म की सीमाएं धुंधली हो जाती है। ठीक है, यह विषय 24-25 में रिसर्च एथिक्स का हॉटेस्ट टॉपिक है, याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो है एग्जाम आइडिया, ऑल टूल्स इन रिसर्च मेनली रेसेस कंसर्न अबाउट। ठीक है, आपको हेल्प कर सकता है। ओपन साइंस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, रिसर्च में हट कर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपन साइंस मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा, पद्धति, निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना। ओपन है, ओपन का मतलब सब लोगों के लिए। साइंस का मतलब होता है कि वहां से दूसरे व्यक्ति भी अपना ज्ञान बढ़ाए, और मूवमेंट एक प्रकार के आंदोलन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ओपन साइंस में शामिल है ओपन डाटा, ओपन मेथोडोलॉजी, ओपन एक्सेस जर्नल और ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओपन साइंस में क्या आता है। ठीक है, अभी जो वीजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसर्च ट्रांसपेरेंसी पर जोर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। रिप्रोडक्टिबिलिटी क्राइसिस। ठीक है, क्राइसिस का संबंध किससे है? यहां पर रिप्रोडक्टिबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि पुनः उत्पादन। तो यहां पर शोध परिणामों को दोबारा दोहराने में असफलता। ठीक है, दोबारा दोहराने में असफलता है ये। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
कई डिसिप्लिन जैसे साइकोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंस में पाया गया है कि पब्लिश्ड रिजल्ट दोहराए नहीं जा सके। जो पब्लिश्ड रिजल्ट है उसको दोहराए नहीं जा सक रहा है। स्टैटिकल मिसयूज और पी हैकिंग कारण बना है। ठीक है, तो यहां पर ये पाया गया है। ठीक है, यह आधुनिक रिसर्च मेथोलॉजी का क्रिटिकल इशू है। पब्लिश्ड रिसर्च एक बार पब्लिश हो गया और इसमें रिजल्ट आ गया तो उसको दोहरा सकते हैं कि नहीं दोहरा सकते? तो कहता है कि नहीं, दोबारा आप उसको जो है रिपीट मत कीजिए। ठीक है, स्टैटिकल मिसयूज मत करिए, पी हैकिंग कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। मिक्स्ड मेथड रिसर्च की सबसे सटीक विशेषता क्या है? यहां पर मिक्स्ड मेथड चाहिए आपका, केवल क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होना चाहिए, दोनों मिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, दोनों का एकीकृत प्रयोग करना चाहिए। कई बार हम, ठीक है, कई बार हम बहुमत पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस बहुमत के पीछे कारण क्या है, या जो अल्पमत है, अल्पमत में उसके पीछे कारण और संबंध क्या है, ये भी देखने के लिए, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च करना बहुत जरूरी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड मेथड, नंबर क्वांटिटेटिव, मीनिंग क्वालिटेटिव। याद रखिएगा, जब नंबर्स में बहुमत की बात आते हैं तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब संख्या, और मीनिंग, उसका मीनिंग, कारण, वजह क्या है, ठीक है, उसके पीछे संबंध क्या है, उसको यदि जानना चाहते हो तो क्वालिटेटिव। पॉलिसी रिसर्च और एजुकेशन रिसर्च में बहुत लोकप्रिय है ये, याद रखिएगा। पॉलिसी रिसर्च, कोई पॉलिसी बनाना है उसके पहले जो रिसर्च करते हैं, और एजुकेशन रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन बोथ न्यूमेरिकल ट्रेंड एंड लिव्ड एक्सपीरियंस आर स्टडीज, याद रखिएगा ये मिक्स्ड मेथड है। ट्रेंड भी चाहिए, न्यूमेरिकल ट्रेंड भी चाहिए, और साथ ही साथ व्यक्ति का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आजकल मेटा एनालिसिस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे लोगों का, रिसर्चर का डेटा है। सब रिसर्चर के डेटा को हम एक एनालिसिस करेंगे जिसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। एक ने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, एक ने कहा कि अपराध घट रहे हैं, एक ने कहा कि न तो अपराध घट रहा है न तो अपराध बढ़ रहा है। जब तीनों डेटा को हम एनालिसिस करेंगे तो मेटा एनालिसिस करेंगे, उसका रिजल्ट जो है कुछ और आएगा और वो स्वाभाविक होगा। आपने क्या कहा, सेकंड वाला व्यक्ति ने कहा, थर्ड वाला व्यक्ति ने क्या कहा, चौथा वाला व्यक्ति ने क्या कहा, सबके डेटा को मिला देंगे तो मेटा एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, नया एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल नहीं, नया एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। एक केस का अध्ययन करना बिल्कुल नहीं, कई शोध अध्ययनों के निष्कर्षों का सांख्यिकी संयोजन करना, जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। मेटा एनालिसिस एविडेंस बेस्ड रिसर्च का कोर टूल है, एविडेंस बेस्ड है ये। दूसरा, मेडिकल एजुकेशन साइकोलॉजी में अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे, प्लस स्टैटिक्स का एडवांस फॉर्म है, इसको भी आपको समझना है। ठीक है, रिसर्च में प्री रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं आया, और यदि इसको पढ़ लोगे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। रिसर्च में प्री रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है? जर्नल में पहले पब्लिश करना? बिल्कुल नहीं। प्री रजिस्ट्रेशन मतलब डाटा कलेक्शन से पहले हाइपोथेसिस और मेथड रजिस्टर करना, ये होता है प्री रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसके पहले आपके पास में हाइपोथेसिस होना चाहिए और मेथड होना चाहिए, इसको रजिस्टर करना। ठीक है, प्री रजिस्ट्रेशन में पी हैकिंग रोकना होता है, पी हैकिंग रोकना। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है ये, और ओपन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, रिसेंट ईयर में उभरा हुआ है, इसीलिए इसको आपको पढ़ना चाहिए। जो आपने कभी पढ़ा नहीं है उसी को पढ़ना है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा लग रहा है।
ठीक है। बिग डाटा रिसर्च की सबसे बड़ी मेथोडोलॉजिकल चुनौती क्या है? याद रखिएगा, बिग डेटा लार्ज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, बिग डेटा मतलब लॉन्ग नहीं होता, वो एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है। इसके लिए एल्गोरिथमेटिक बायस होना चाहिए, मिसिंग कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, एथिकल मिसयूज होना चाहिए, तब कहते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है भाई। अब डेटा एथिक्स को, ठीक है, सीरियसली पूछ रहा है इसको। एल्गोरिदमिक बायस, एल्गोरिदम का बायस, यानी कि मैं थंबनेल कुछ और दे रहा हूं, अंदर में कुछ और मटेरियल है, ये एल्गोरिदम बायस है। मैं कुछ और डेटा निकाल रहा हूं, और चीजें परोस रहा हूं, ये एल्गोरिदम बायस है। ठीक है, मिसिंग कॉन्टेक्स्ट, यही चीजें मैं अब आपको पढ़ाना कुछ है और कुछ और पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यानी कि डेटा, ठीक है, मुझे इस हाइपोथेसिस के आधार पर लाना चाहिए, दूसरे हाइपोथेसिस के आधार पर ला रहा हूं। मैं कैंसर के इलाज से संबंधित, कैंसर प्रॉब्लम से संबंधित मुझे रिसर्च पेपर लिखना है। ठीक है, कैंसर कि ये जो रोग है क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, और मैंने कहा कि कहां बढ़ रहा है, दोनों में अंतर है ना, क्यों बढ़ रहा है और कहां बढ़ रहा है, दोनों में अंतर है। ये मिसिंग है, लगता है कि एक ही है, लेकिन ये एथिकल मिसयूज है। ठीक है, एक्शन रिसर्च का कंटेम्प्रेरी उपयोग सबसे अधिक कहां है? याद रखिएगा, हमेशा ये जो है चीजें होती है एजुकेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट में। एजुकेशन जहां पर भी आपका स्कूल कॉलेज देगा तो समझ जाइएगा ये एक्शन रिसर्च है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल में, ऑर्गेनाइज संगठन, सरकारी तंत्र में ये एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय के तात्कालिक समस्या को जो है समाधान में बदला जाता है, इसमें समाधान उपाय ढूंढा जाता है, इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम, एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। देखिएगा इसका स्टेप क्या है? पहले प्रॉब्लम होगा, फाइंड आउट द प्रॉब्लम, फिर उसका एक्शन होगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसका इंप्रूवमेंट होगा। टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, साइटेशन मैनिपुलेशन किसे कहा जाता है? इंपैक्ट बढ़ाने के लिए अनावश्यक साइटेशन जोड़ना, इंपैक्ट बढ़ाने के लिए आप अपना इंपैक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए साइटेशन को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यह एक इमर्जिंग अनएथिकल प्रैक्टिस है, मिसयूज है, मिसयूज। ठीक है, हम इंपैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, इंपैक्ट बढ़ाने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक प्रकार की ये ऑफेंस है। जर्नल प्रेशर करते हैं आप, इंपैक्ट फैक्टर रेस होता है। ठीक है, ये ग्लोबल बॉडी से गंभीर मानता है, तो इसलिए साइटेशन मैनिपुलेशन जो है इससे प्रश्न पूछ सकता है। फ्यूचर ओरिएंटेड रिसर्च में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्यों आवश्यक माना जा रहा है? कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम को समग्र रूप से समझने के लिए है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च हो रहा है आजकल जो है फ्यूचर ओरिएंटेड रिसर्च में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, एआई एथिक्स जैसे मुद्दे सिंगल डिसिप्लिन से हल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को जो है कंसेप्चुअली पूछ रहा है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। इतना पढ़ लीजिए आप लोग, मेरे पास में मटेरियल की कमी नहीं है। ये नोट्स आपको चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी कमेंट्स लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।